A very good morning to all of you. So, students, how are you all? I hope you all are doing good in your studies. Okay, so I am Saloni Joshi and I welcome you to the today's class. और आज की हमारी क्लास कौन सी चल रही है? बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो इस क्लास में इस चैप्टर से हमने लास्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक्स किए थे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी किया था, पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है. ओके, उसके कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. ठीक है, सो नाउ टुडे वी विल स्टडी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आज हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की शुरुआत करेंगे. कल की क्लास के लिए मैंने जो रॉ मटेरियल्स बताए हैं उसके रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी 5.1. ओके, तो आज जो टॉपिक्स हम पहले क्लियर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो होमवर्क था आपका, जो मैंने बोला था एक्टिविटी 5.2 आपको रीड करनी है और उसे समझना है कि उसमें क्या बताया है, क्या क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस हो सकती है. ठीक है, तो उस एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे. एक्टिविटी 5.2 और इसके साथ में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकेंड, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब स्टार्ट होगा तो बेटा अभी तक तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे ये सब. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली, और उसमें भी जो मेजर पार्ट है वो होगा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड. ओके, तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके आगे कुछ टॉपिक्स देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, अमीबा में किस तरह से होता है न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में कैसे होता है. तो एक बार लास्ट क्लास रिकॉल कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने उस एक्टिविटी में क्या पढ़ा था. तो एक्टिविटी हमने की थी किसकी प्रेजेंस के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए. और जहां जहां पे भी स्टार्च हमें दिखा था वहां उस लीफ में ब्लू ब्लैक कलर आया था आयोडीन डालने के बाद में. ठीक है, तो हमने एक लीफ ली थी, लीफ का हमने चेक किया था कि उसमें क्लोरोफिल है, और जहां जहां क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ था, ये हमने पढ़ा था. और स्टार्च जहां पे भी था वहां ब्लू ब्लैक कलर आया था आयोडीन डालने की वजह से. तो आज हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस के कुछ रॉ मटेरियल्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये चारों थे. इसमें से हमने क्लोरोफिल की प्रेजेंस देख ली, इंपॉर्टेंट है, जिससे कि स्टार्च बनता है बाय द एक्टिविटी 5.1. ओके, सेकेंड सनलाइट. सनलाइट तो बेटा प्लांट्स को डेली मिल रही है, प्लांट्स, एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म. सनलाइट तो एक क्या है, कंटिन्यूअस सोर्स है एनर्जी का. ओके, देन वाटर. वाटर प्लांट्स को रूट्स के थ्रू मिल जाता है. नाउ कम्स द क्वेश्चन CO2. क्या CO2 भी नेसेसरी है? कैसे पता चलेगा कि भाई CO2 नेसेसरी है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो क्लोरोफिल तो देख लिया था, जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा था. बट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे मान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है? तो बेटा हम प्रूव कर देते हैं ना आपको. ओके, आपको कोई पूछ ले कि क्यों है, कैसे पता आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तो आप बोल दो, हम प्रूव करके बता देंगे बाय द एक्टिविटी 5.2. सो लेट्स बिगिन दिस विद एक्टिविटी 5.2. क्यों कर रहे हैं हम ये एक्टिविटी? टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है,
एक्टिविटी इसलिए की जा रही है ताकि हम बता सकें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स में स्टार्च बनाने के लिए क्यों जरूरी है या फिर वो जरूरी है। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। आपकी बुक में आपको इस तरह का एक डायग्राम दे रखा है, वही डायग्राम मैंने यहाँ लिया है ताकि आपको वो डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा नहीं हो कि बुक में कुछ अलग है, हमें कुछ और पढ़ रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डायग्राम है आपकी बुक में। इस एक्टिविटी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड एग्जामिन करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 प्लॉटेड प्लांट्स लेंगे। प्लॉटेड प्लांट्स मतलब 2 प्लांट्स लेंगे जो कि अच्छे से इस पॉट में लगाए हुए होंगे। ओके, 2 हेल्दी प्लांट्स ले लेंगे। उन दोनों हेल्दी प्लांट्स को हम 2 या 3 दिन के लिए कहाँ रखेंगे? डार्क रूम में रख देंगे। ओके, अब वाई, क्यों रखा उन्हें डार्क रूम में? तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्लांट्स में जो फूड प्रिपरेशन होती है, फूड का प्रिपरेशन होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सबको पता है। तो जब सनलाइट नहीं होगी तो उस प्लांट में कोई फूड प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और जब फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे? अपना जो स्टोर्ड फूड है, प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है स्टूडेंट्स? स्टार्च के फॉर्म में। गुड, सो अपना स्टार्च जो है उसको पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज करेंगे। तो 2 या 3 डेज में क्या होगा, 2 या 3 डेज में जब इन्हें हम डार्क रूम में रख रहे हैं तो इनमें न्यू फूड कोई प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि जो स्टोर्ड फूड है वो पूरा यूज आ जाएगा उनकी एनर्जी के लिए। तो 2 या 3 डेज में इनके पास में कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको बाहर लेके आएंगे, दोनों प्लॉटेड प्लांट्स को। एक प्लांट के पास में मैं वॉच क्लास में KOH रख दूंगी, यहां दिखाई दे रहा है KOH। KOH, KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, K इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम एक प्लांट के पास रख देंगे, दूसरे प्लांट को ऐसे ही रख देंगे बिना KOH के। क्लियर? नाउ इस प्लांट को हम एक बेल जार से ढक देंगे, कवर कर देंगे दोनों प्लांट्स को। ये जो आपको दिख रहा है ये बेल जार है, मतलब एक ग्लास का जार जो होता है उससे हमने इसे कवर कर दिया और फिर उसको नीचे से यहाँ से सील कर देंगे वैसलीन से या वैक्स से, ताकि क्या हो, इसके अंदर ना तो कोई बाहर से एयर जाए ना अंदर से कोई एयर बाहर आ पाए। इसको पूरा एयर टाइट कर देंगे। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई आर वी सीलिंग दिस विथ वैसलीन या वैक्स? इसको हम सील क्यों करते हैं? टू मेक द अपैरेटस एयर टाइट। ये जो भी हमने सेटअप बनाया है इसको एयर टाइट करने के लिए, सो दैट नो एयर कैन मूव इनसाइड, ताकि कोई भी एयर बाहर से अंदर नहीं जा सके और अंदर से कोई भी एयर जो है वो बाहर ना आ सके। दोनों प्लांट्स को हमने सील कर दिया। नाउ द मेन क्वेश्चन, क्यों रखा है हमने यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस प्लांट के पास क्यों रखा है? तो KOH की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, प्लांट है तो इसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड थी क्योंकि हमने एनवायरनमेंट में रखा था इसे, तो पहले इसके पास कुछ कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके पास में भी क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो नॉर्मल हमारे आसपास होती है। नाउ जब इसके पास में मैंने KOH रख दिया और इसको सील कर दिया तो क्या हुआ, इस KOH ने उसके आसपास पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन की और क्या बना लिया? K2CO3। ये बना लिया इसने K2CO3।
ओके, नाउ KOH क्या होता है बेटा? ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। CO2 क्या होता है? वीक एसिड, एसिड होता है लेकिन ये वीक एसिड होता है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये कैसा होगा? ये होगा बेसिक। नाउ जब KOH को हमने इस प्लांट के पास रखा तो KOH ने सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली और उससे रिएक्ट करके K2CO3 बना लिया। एम आई क्लियर? अब जब इसने सारी CO2 यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली तो यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। इस प्लांट के पास में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, जबकि इसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई KOH नहीं रखा है, ओके। नाउ अब जब हमने इसे थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखा, 2 और 3 या 4 आवर्स के लिए हम इन्हें सनलाइट में रखेंगे। पहले डार्क में रखा था ताकि फूड का सिंथेसिस ना हो, अब इन्हें हम कहाँ रख देंगे? सनलाइट में, ताकि ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके और फूड प्रिपेयर कर सके। नाउ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? वाटर, तो प्लॉटेड प्लांट्स हैं तो वाटर दोनों को मिल रहा है। सनलाइट, सनलाइट भी दोनों को इक्वल अमाउंट में मिल रही है। सन तो कोई डिफरेंस नहीं कर रहा ना इनमें कि इसके पास KOH पड़ा है मैं इसको सनलाइट ज्यादा दूंगा उसको कम दूंगा, ऐसा भी नहीं है। सनलाइट भी दोनों को इक्वल अमाउंट में मिल रही है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। दोनों हेल्दी प्लांट्स थे तो दोनों में क्लोरोफिल भी अच्छे से है, इक्वल अमाउंट में। ओके, लास्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास तो नहीं है लेकिन इसके पास में है, ओके। अब 2 और 3 आवर्स के बाद में देखते हैं कौन फोटोसिंथेसिस करता है, कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ओके। तो आफ्टर 2-3 आवर्स इन दोनों प्लांट की हम एक एक लीफ लेंगे, दोनों लीव्स के अंदर स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि दोनों में स्टार्च इक्वल अमाउंट में है या नहीं है। और स्टार्च का टेस्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, अल्कोहल और फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, ओके। तो इस तरह से हम इसका स्टार्च, इन दोनों लीव्स का भी स्टार्च टेस्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी? क्या कोई बता सकता है? सोचो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, क्या आप दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा? ऑब्जर्वेशन, तो हम ये देखेंगे उन लीव्स को स्टार्च टेस्ट करने के बाद कि दोनों लीव्स में इक्वल अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं है, ओके। सो यहां बोलेंगे नो इक्वल अमाउंट ऑफ स्टार्च is not present in both leaves। एक में स्टार्च ज्यादा होगा, एक में बहुत ही कम होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, ओके। तो किस में नहीं होगा और किस में ज्यादा होगा स्टार्च? तो जब हमने देखा कि ये जो ए वाली लीफ थी इसमें बहुत कम स्टार्च था या फिर बिल्कुल भी स्टार्च नहीं था, जबकि जो बी लीफ थी, बी वाले प्लांट से हमने लीफ ली थी, उसमें स्टार्च बहुत अच्छे से प्रेजेंट था, उसमें स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ था। दूसरी चीज हमने क्या देखी? नो इक्वल अमाउंट में नहीं था। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी लीफ ए
हैज लेस और नो स्टार्च। ए वाली लीफ में बिल्कुल भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। एंड लीफ बी हैज प्रॉपर अमाउंट ऑफ यहाँ था लेस, ओके, सो लीफ बी हैज प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ऐसा क्यों मान सकते हैं? जब सारे रॉ मटेरियल्स दोनों को इक्वल दिए थे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया था, तो ऐसा क्यों हुआ? इसमें फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ और इसमें फूड प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। यही कंक्लूजन आता है। सो कंक्लूजन हम लिखेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम उस प्लांट में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, उस एक्टिविटी के बाद हमने क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या क्या देखा, और कंक्लूजन मतलब कि उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हम इस पे किस रिजल्ट या किस डिसीजन पे आके पहुंचे हैं। तो कंक्लूजन हमारे पास ये आया दैट कार्बन डाइऑक्साइड is necessary for food production। और फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा ग्रीन प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस। वेरी नाइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और वाटर और सनलाइट तो जरूरी है। सनलाइट और ये नहीं होंगे तो भी हमें हमारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर है ये एक्टिविटी? देख लीजिए आप सभी एक बार फिर से इसको। नाउ बेटा, जो दो एक्टिविटीज हमने की है वो रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस जानने के लिए की है। तो क्या आप सनलाइट की इंपॉर्टेंस जानने के लिए भी ऐसी ही कोई एक्टिविटी कर सकते हो? सोचो जरा कि क्या आप सनलाइट की एक्टिविटी या सनलाइट जरूरी है या नहीं है ये देखने के लिए एक्टिविटी कर सकते हो? तो आप सभी को ये सोच के आना है कि आप कैसे पता करोगे सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है। ओके, दो एक्टिविटीज मैम ने करा दी है, एक एक्टिविटी आपका होमवर्क। ओके, देखती हूँ कैसे दिमाग दौड़ाते हो आप अपना। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ से हमारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज अभी तक तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमें पता ही नहीं है प्लांट्स में क्या होता है, मतलब किस तरह से होता है। ओके, लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी ये तो हमें पता है ना, हम हमारी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जब हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये सब पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बताया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन? क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपनी फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को, उनके न्यूट्रिशनल प्रोसेस को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे और प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे डायरेक्टली रहे या इनडायरेक्टली रहे, वो प्लांट से ही अपना फूड लेंगे। अब प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को कॉम्प्लेक्स मैटर में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। तो वो ऑर्गेनिक मैटर एनिमल्स अपने अंदर लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ ग्लूकोज ही हो। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है कार्बन की बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, तो वो हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको अगर जानना है तो जैसे मान लो लैक्टोज है, मिल्क होता है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, वो भी क्या है, शुगर, यानी वो भी ग्लूकोज का फॉर्म है। ओके, वो भी कार्बन का ही बना हुआ सब्सटेंस है। दूसरा, जैसे हम बोलते हैं सुक्रोज, जो कि किस में होता है, शुगर केन में। बेटा ये सब याद नहीं करना है आपको, मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम फूड खाते हैं मोस्टली उनमें होता है कार्बन, या फिर वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं। तो जो शुगर केन से, गन्ने से हमें जो सुक्रोज मिलता है, गन्ने का रस जो होता है उसमें होता है सुक्रोज, वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है, वो भी कार्बन बेस्ड है। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स जो सिंपल को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हेटेरोट्रॉप्स इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपनी बॉडी में लेंगे, एनिमल्स पूरा उस फूड को खाएंगे और फिर अपनी बॉडी में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन, और उससे एनर्जी लेंगे। ये होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन देख लीजिए, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट लेकिन क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। समझ में आया यहां तक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? कौन करता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बहुत बार पढ़ लिया, एनिमल्स और फंगस, फंजाई। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, देखो हमने बोला एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब किस टाइप का फूड कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, दूसरी चीज, उसकी बॉडी कैसे फूड को डाइजेस्ट कर सकती है, या फिर उसकी बॉडी में कैसे फंक्शंस चलते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, उसी टाइप का वो फूड खाएगा। ठीक है, अगर उसकी बॉडी में डाइजेशन, एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने का या उसको ब्रेक डाउन करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो वो उस फूड को खा के क्या करेगा, वो उस फूड को खा ही नहीं सकता, उससे न्यूट्रिशन, एनर्जी ले ही नहीं सकता। तो किस टाइप का फूड एनिमल्स खाते हैं, ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, पहला डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट पे कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरा, उनके बॉडी फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि उनके पास जो फूड है वो कैसा अवेलेबल है, किस तरह का फूड उनके पास में है। ठीक है, जैसे लायन है तो लायन के पास में फूड क्या हो सकता है, डियर या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब वो क्या करे, अगर उसको किसी एक जंगल में छोड़ दिया जाए
और वहां पे कोई दूसरा एनिमल नहीं हो, तो क्या वो ग्रीन प्लांट्स ही खाएगा? सोचना इस चीज को, क्या वो ग्रीन प्लांट्स ही खा पाएगा? और अगर उसके पास में कोई एनिमल है, वहां पे कोई डियर है या कोई और एनिमल है, तो वो उसी को प्रेफर करेगा खाने के लिए। तो हम कैसा फूड खा रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे, दूसरा हमारे बॉडी फंक्शंस पे, तीसरा टाइप ऑफ फूड अवेलेबल, हमारे पास किस तरह का खाना है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा ही होता है। आप फूड कैसा खा रहे हो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे हो। ओके, अब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, ओनली ब्रेड मिलती है, तो आप वही खाओगे। अगर वहां पे कुछ और अच्छा सा मिल रहा है तो आप वो खाओगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी डिफरेंट हो सकती है, तो खाना भी, हमारा फूड भी अलग अलग हो सकता है। ओके, अब उस फूड को क्या किया जाता है डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में आप हो। अब ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से उस फूड को ऑब्टेन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस फूड को पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब वो डेड और डीके प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए या सड़ी हुई चीजें होती है, उनके ऊपर अपने केमिकल्स रिलीज करते हैं, उनको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पहले पूरा फूड अपनी बॉडी में ले लेंगे, उसके बाद बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, अब कुछ टिपिकल टाइप के ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, वो एकदम अलग ही होते हैं। वो ना तो फूड को पूरा खाते हैं, किसी को ना तो किसी को मारते हैं ना कुछ, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रहेंगे या उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे और फिर उसी से क्या करेंगे, उनके न्यूट्रिशन को शेयर कर लेंगे। ओके, तो वो उस ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है। तो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस पे डिपेंडेंट, उसके बेसिस पे तीन तरह का न्यूट्रिशन होता है। समझ गए? फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी डेड या डीके पार्ट ऑफ प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और उसको अपनी बॉडी के बाहर ही तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर, उससे जो न्यूट्रिशन निकला है उसे अपनी बॉडी में लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन the process in which organisms depend on dead and decay parts of plants and animals is known as सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मरे हुए या सड़े हुए, डेड एंड डीके, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो सकता है, सोचो कौन अपनी बॉडी के बाहर डिकम्पोजिशन करता है, कैसे डिपेंड करता है, डिकम्पोजिशन से। एग्जाम्पल इसका हो सकता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज होते हैं
वो क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फंगस, ठीक है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड होता है, मशरूम्स होते हैं, यीस्ट होता है, ये सारे फंगस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं अपनी बॉडी के बाहर, जैसे मान लो ये कोई प्लांट लिटर है, ये कोई प्लांट था, ठीक है, ये जैसे ही प्लांट से ये एक प्लांट था, उसकी लीफ है, ये जैसे ही उस प्लांट से नीचे गिरी तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में ये सड़ने लग जाएगी, डीके होने लग जाएगी और डेड तो ऑलरेडी हो गई है। तो इस पे क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म या फंगस जो है वो ग्रो करेगी और वो क्या करेंगे, इनकी बॉडी में से कुछ केमिकल्स निकलेंगे जो इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद ये सिंपल बन गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया और फिर उस सिंपल फॉर्म को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो अभी मैंने आपको बताया कुछ ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे एनिमल या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहते हैं या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां रहते हुए वो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, ठीक है। वो उस ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, बिल्कुल खत्म नहीं करते, लेकिन उनसे थोड़ा थोड़ा उनसे फूड लेते रहते हैं, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि मस्कीटो, मच्छर जो होता है, या फिर आप कह सकते हो टेपवर्म। टेपवर्म एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। और उस इंटेस्टाइन से क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन अपने अंदर भी लेता रहता है, ना तो वो उस ह्यूमन बीइंग को पूरा किल करता है, ना ही वो उसको कोई हार्म करता है, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेता रहता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे टिक्स देखे होंगे आपने, काउ, बफेलो, डॉग्स, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टिक्स बोलते हैं उन्हें। वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को, काउ या बफेलो के ऊपर अगर हैं तो वो उनको मारेंगे नहीं, लेकिन उनसे क्या करेंगे, ब्लड सक करेंगे, उसमें से ब्लड के थ्रू अपना फूड उनसे लेते रहेंगे। तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जैसे टिक्स है, अगर टिक्स किसी काउ पे है तो टिक्स क्या हो गए, पैरासाइट, और जो काउ है वो क्या हो गई, होस्ट। ओके, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम लिखेंगे द प्रोसेस in which organisms live on or inside the body of other organism and obtain their nutrition. Obtain their nutrition without killing them. Without killing them is called as parasitic nutrition, ठीक है। होस्ट होता है जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और पैरासाइट
जो अपना न्यूट्रिशन उस होस्ट से ले रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स, टिक्स, लाइस सुना होगा, वो भी ह्यूमन बींग्स पे रहती हैं और उनसे ब्लड के थ्रू, उनका ब्लड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। ठीक है, लाइस, लीच, LEECH, लीचेस। लीच क्या होता है बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर आपका ब्लड जो होता है वहां से सक करते रहते हैं और उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। लीच, मॉस्किटो, ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। टेप वॉर्म्स, कहाँ रहते हैं टेप वॉर्म्स? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। टेप वॉर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड हमें बोला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर से फूड को कंप्लीटली अपनी बॉडी में ले लेते हैं, फूड पार्टिकल को, कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया और अपनी बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन करने के बाद उनसे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कंप्लीट फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है और फिर उसको वहां पे ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उससे एनर्जी निकाली जाती है। क्लियर? ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो इसकी डेफिनेशन में लिख रही हूं, द प्रोसेस in which breakdown of food is done inside the body of organism is known as holozoic nutrition। ठीक है, पूरा फूड अपनी बॉडी में ले लिया जाता है और उसके बाद में उसका ब्रेक डाउन होता है, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के? एग्जाम्पल बताओ। अमीबा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अमीबा, पैरामीशियम, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स। हम भी तो क्या करते हैं, हमारा खाना बाहर से पहले मुंह के अंदर, उससे हमारी बॉडी में जाता है और फिर बॉडी में जाके माउथ में और हमारी बॉडी में क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा तो नहीं करते, पहले हमने फूड को तोड़ा, उसके पार्टिकल्स किए, पूरा उसको ब्रेक डाउन कर लिया और उसके बाद में हमने स्ट्रॉ से उसमें से न्यूट्रिशन ले लिए। ऐसा कोई करता है? नहीं, ह्यूमन बींग्स तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो राइट डाउन अमीबा फर्स्ट एग्जांपल। कैसे होता है अमीबा में अभी हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स, एक्सेट्रा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके,
तो ये था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। 3 तरह के हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। नाउ इनमें से हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, और वो भी सबसे पहले अमीबा के अंदर कि किस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है। ठीक है, सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे अपना फूड खाते हैं। तो बेटा सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, बॉडी के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, उनकी बॉडी में ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट, तो डिपेंड करता है इस पे कि वो कैसे अपना खाना खाएंगे और उससे एनर्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओके, अमीबा आप सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो बता देती हूँ। अमीबा होता है एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर का मतलब बताया था मैंने, याद होगा, अगर क्लास में ध्यान दिया होगा तो याद होगा सबको। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सारा फंक्शन जो होता है एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है, उनकी पूरी बॉडी एक सेल ही होती है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो इस एक ही सेल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारे जो फंक्शन है वो एक ही इस सेल के अंदर हो जाते हैं। दूसरी चीज ये अमीबा होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है ये? पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है, इसका जो बॉडी शेप होता है, बॉडी जो होती है वो सॉलिड नहीं होती है या फिर फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे आपकी बॉडी का एक फिक्स्ड शेप है उसी तरह से, लेकिन अमीबा का जो बॉडी का शेप होता है वो फिक्स नहीं रहता है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेती है। ठीक है, अमीबा अपने बॉडी को या फिर अपने सेल के शेप को चेंज करती रहती है। ओके, अब इसी वजह से ये क्या कर पाता है, अपना खाना ढूंढ पाता है या अपने फूड को अपनी बॉडी में ले पाता है। कैसे होता है इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस? देखो यहाँ आपको डायग्राम गिवन है, किसी भी अमीबा के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करता है। तो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सब में न्यूक्लियस तो होता ही है। ओके, इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा ये है, देखो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसके चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, वो इसमें भी है। नाउ यहाँ पे देखो आपको एक फूड पार्टिकल दिखाई दे रहा होगा इस अमीबा का, तो अमीबा के पास में जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है वो क्या करता है, अपने हाथ या फिर अपनी बॉडी की शेप को चेंज करने लगता है। ओके, और उस बॉडी शेप को चेंज करके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेता है। ठीक है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स? अपने हाथ जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जिससे वो उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर सके, पकड़ सके। ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है,
ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल उसके पास में आता है तो वो अपनी बॉडी के शेप को चेंज करता है और कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है इस तरह से। ये अमीबा है तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा। ये जो दोनों दिख रहे हैं ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है, देखो सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया ये वर्ड आता है फीट के लिए, सूडोपोडिया फॉल्स फीट, मतलब ये इसके नकली पैर होते हैं। असलियत में इन रियल इसके कोई हाथ या पैर नहीं होते, लेकिन क्योंकि इसे फूड को कैप्चर करना है, अपना खाना पकड़ना है, तो उसने अपने पैर बना लिए या फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिए। इनसे ये अपने फूड पार्टिकल को होल्ड करेगा या कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद ये अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उनको वापस क्या कर लेता है, मिक्स कर देता है और एक फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल कैसे, ये देखो यहाँ पे मान लो ये फूड पार्टिकल आया तो ये इसने सूडोपोडिया बना लिए। अब ये क्या करेगा, इस तरह से इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये जो यहाँ बनाए थे उनको ऐसे बंद कर लेगा। इसके अंदर ये था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब ये यहाँ पे इसने क्या किया, इसको इस तरह से बंद कर लिया। यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये सूडोपोडिया इसने क्लोज कर दिए, यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल है तो इसको हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल। जहां पे उसने फूड को कैप्चर कर लिया उसको फूड वैक्यूल बोलेंगे। और इस फूड वैक्यूल में क्या होगा, फूड का डाइजेशन, इसको डाइजेस्ट किया जाएगा इस फूड को और फिर सारे न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन पढ़ा था हमने, क्योंकि इस फूड वैक्यूल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है और साइटोप्लाज्म में कम है न्यूट्रिशन या फिर उसमें फूड नहीं है। तो इस फूड वैक्यूल में जहां पे न्यूट्रिशन ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ वो फूड चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, और डिफ्यूजन से जब फूड पूरी बॉडी में चला जाएगा तो पीछे बचता है अनयूज्ड सब्सटेंसेस या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको वो क्या करेगा, फिर से इस वैक्यूल के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ओके, तो इस तरह से अमीबा के अंदर होता है डाइजेशन का प्रोसेस, इस तरह से वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।